नेहरू रिपोर्ट आने की बात थी, और जब नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन की बात की गई थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, तो नेहरू जी और आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने एक अलग पार्टी बना ली थी। अगर आपको ध्यान हो, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम से, उन्होंने कहा था नहीं, हम तो डोमिनियन स्टेटस की बात को नहीं मानेंगे, हमको तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की बात पर क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी अलग हो गए थे और एक अलग पार्टी बना ली थी। फिर बाद में गांधी जी ने उनको जा करके मनाया था। गांधी जी ने कहा था कि नहीं, हम आपका ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का समय देते हैं, और 1929 का जब हमारा अधिवेशन होगा, लाहौर अधिवेशन, तब हम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रख देंगे। हम सब करके बताएं एक बार की इतनी बातें क्लियर थी। ये वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 1928 की नेहरू रिपोर्ट पर भी उनकी नाराजगी रही, कांग्रेस से नाराजगी रही। फिर आता है 1938 का, मुझे बताइए, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो इनकी पॉपुलैरिटी आप समझ रहे हैं। तो उस समय पर कांग्रेस का ये विरोध कर रहे थे बार बार, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं की गतिविधियों का ये विरोध करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अध्यक्ष चुना गया। तो आप समझ रहे हैं इनकी मतलब कितनी पॉपुलैरिटी रही होगी उस समय पर, इनके पक्ष में कितने समर्थक लोग रहे होंगे, इनकी नीतियों के, इनकी सोच के कितने लोग इनके समर्थक रहे होंगे। तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल रहे होंगे, तभी तो अध्यक्ष पद तक पहुंचे। अगला वर्ष आता है, अब इनकी नीति आप जानती है, 1939। 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था त्रिपुरी। त्रिपुरी बोले तो एमपी में। त्रिपुरी कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। इसको कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी हम कहते हैं। तो गांधी जी ने क्या कह दिया था यहाँ पर, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही शुरू हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि यही समय है कि हथौड़ा बहुत गर्म है, हमको चोट मार देनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार युद्ध में विजयी है, और यहाँ पर अगर हम एक मास मूवमेंट चलाते हैं तो ब्रिटिश सरकार को घुटने पर लाया जा सकता है, और हम जो चाहे वो शर्त मनवा सकते हैं। गांधी जी ने क्या कहा इसके बदले में? गांधी जी ने कहा नहीं, अभी हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन है, और ये एकदम से अपने शासक का साथ ना देना एकदम से अनैतिक बात है, ये नीतियों के विरुद्ध बात है। उन्होंने कहा कि, गांधी जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है वो आपका पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता है, जो कि एक पवित्र लक्ष्य है, और उसके लिए जो मार्ग है वो भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा कि हमारा लक्ष्य तो पवित्र है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वह हिंसा और अहिंसा दोनों से होकर के भी यदि गुजरता है तो उसको गुजरने दिया जाए। बस हमको अपना जो लक्ष्य है अभी इस देश के लिए जो जरूरी है वो चीज़ हमको करनी चाहिए। तो दोनों के मतभेद हो गए बहुत ज़्यादा, और इस समय पर कांग्रेस के चुनाव भी हुए 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। तो त्रिपुरी अधिवेशन में अब गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस की जो नीतियां हैं, तो ये सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बने। तो गांधी जी ने अपने कैंडिडेट को, यहाँ पर बताइए कौन चुनाव लड़ा था, हमने आपको सब बताया था। यहाँ पर गांधी जी के खिलाफ कौन, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? यहाँ वर्सेज में था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी ने खूब प्रचार किया, खूब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। गांधी जी ने कहा कि अगर बी पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई तो वह मेरी हार मानी जाए। अब आप समझिए, क्या बी पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हार हुई। 1377 वोट मिले बी पट्टाभी सीतारमैया को, और वहीं पर 1580 वोट मिले सुभाष चंद्र बोस जी को। और पहली बार ये हो रहा था कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाते थे हमेशा, पहली बार चुनाव होना पड़ा कांग्रेस के अंदर, और उस चुनाव में भी गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार की हार हो गई। तो इस समय पर सुभाष चंद्र बोस जी की देश में जो इमेज थी वो गांधी जी के पैरेलल थी। गांधी जी के पैरेलल उनकी इमेज बन गई थी, और उतने ही शक्तिशाली रूप से उनको देखा जाता था। सुभाष चंद्र बोस जी का उस समय पर ये ऑरा था, आप समझिए। ठीक है, और ये एकदम से सत्य बात है। तो फिर क्या किया इन्होंने कि भाई ये तो आपका अध्यक्ष बन चुके हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस के संकट के दिन थे, इसीलिए इसको कहा जाता है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। क्या बोलते हैं इसको? कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। अब इन्होंने देखा यार ये अध्यक्ष बन गए तो इनको काम करने से कैसे रोका जाए। तो क्या हुआ था उस समय पर, जो कांग्रेस की आपका जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है हर पार्टी की, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया। और साथ में एक कहा कि अब एक आपका एक सलाह परिषद भी बनेगी, एक सलाह समिति भी बनेगी, और कांग्रेस के अध्यक्ष को जो कुछ भी काम करना है वो पहले सलाह समिति के पास भेजना पड़ेगा। सलाह समिति यदि उसके लिए मेजोरिटी से कहेगी
तो ही वो चीज़ें जो हैं आपका लागू होंगी। और सलाह समिति में इन्होंने उन लोगों को रखा जो सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि भैया तुम तो काम नहीं करने देना चाहते हो, हम इस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा मेरा जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करूंगा। अब उसके लिए रास्ता हो सकता है कोई और हो, यदि मेरा रास्ता यहाँ से होकर के नहीं निकलता है तो किसी और रास्ते का निर्माण हम करेंगे। जीवन में व्यक्ति यही तो सोचता है। आपके सामने यदि किसी मार्ग में बाधाएं आएंगी तो या तो आप उन बाधाओं से लड़ोगे, और जब आपको लगेगा कि वो बाधाओं से आप नहीं जीत सकते हैं तो कोई अन्य मार्ग आपको चुनना पड़ेगा। यही जीवन का सिद्धांत भी है, यही फिलॉसफी है। तो उन्होंने क्या किया फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोलेंगे, इस्तीफा दे दिया। त्रिपुरी के बाद में क्या बोलेंगे, जो बोस जी थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बोस ने जब त्याग पत्र दे दिया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनकी जगह फिर अध्यक्ष कौन बने थे, वो नाम आप बताएं मुझे, मैंने आपको बताया है। इनकी जगह अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद इनकी जगह अध्यक्ष बने, राजेंद्र प्रसाद। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि भाई अगर कांग्रेस ही तो है तो एक नया संगठन हम क्यों नहीं बना सकते हैं जिसका लक्ष्य वही हो। कांग्रेस का भी वही लक्ष्य है, हमारा भी वही लक्ष्य है, तो एक नया संगठन बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसी वर्ष इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ही फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। ही फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। एक पार्टी उन्होंने बनाई। अब कांग्रेस तो इनके खिलाफ थी ही। अब ब्रिटिश सरकार ने भी देखा कि यार अभी तक तो एक फ्रंट था, और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अंग्रेज जानते थे बहुत अच्छे से कि एक ऐसा व्यक्ति जो आईसीएस परीक्षा छोड़ करके, ऐसे लालचों को छोड़ करके देश भक्ति के लिए देश के लिए समर्पित है, और साथ में दूरदर्शी हैं। को उस समय बहुत अंग्रेज अधिकारी जानते थे कि इनका आईक्यू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आगे तक का सुभाष चंद्र बोस जी सोच पाते हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी अपनी निजी योजनाओं को किसी को नहीं बताते थे। जो उनकी योजनाएं होती थी, उनके खास व्यक्ति थे प्रेम सिंह यादव जी। वो विश्वास ही उनके ऊपर करते थे। प्रेम सिंह यादव वही उनके अंगरक्षक थे। उनको कोई संदेश कहीं भेजना होता था, प्रेम सिंह यादव जी से और अंतिम समय तक उनके साथ रहे प्रेम सिंह यादव जी। तो नेताजी किसी पे ऊपर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, उनको पता था कि यार मेरी चीज़ें जो हैं वो लीक हो सकती हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर इनकी निगरानी शुरू की, और इसके बाद में क्या बोलेंगे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार। ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि हमने आपको बताया था द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो भारत में एक एक्ट लागू हो गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। युद्ध के समय पर अक्सर सरकारें लागू कर देती हैं, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर भी ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। तो युद्ध की स्थिति में होती है, आपातकालीन स्थिति में। तो उस आपातकालीन स्थिति में इनको जो गिरफ्तार किया गया वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई आपका योजना बना रहे हैं। अब इनको गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। तो जेल में इन्होंने अनशन शुरू कर दिया। अब चूंकि ये बहुत बड़े नेता थे उस समय पर, तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बना। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला यार इसका इंतजाम ये है कि इनको इनके घर में नज़रबंद रखा जाए। इनके घर में यानी कोलकाता में इनको क्या कर दिया जाए, डिटेन करके रखा जाए, डिटेन करके। तो भैया वहाँ कोलकाता में इनको इनके घर पे रखा गया, कोलकाता में नज़रबंद रखा गया। और फिर ये वहाँ पर सोचते रहे कि यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि आपका 1940 का वो समय था जब इनको रिलीज किया गया, और 1 साल हो चुका था यहाँ पर, 1 वर्ष पूरा। 1941 में एक दिन ऐसी योजना बनी कि 1941 में ये फरार हो गए अपने घर से, 1941 में। तो यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब वो अपने घर से फरार हुए, यहाँ पर याद रख लेना क्या किया गया था, गिरफ्तार करके उनको, गिरफ्तार करके पहले तो जेल भेजा गया। जेल से फिर भेजा गया उनको कोलकाता में नज़रबंदी के लिए, रिहा करके। ठीक है, जेल के बाद में क्या कर दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया जब उन्होंने अनशन किया। और फिर उसके बाद में उनको नज़रबंद किया गया, नज़रबंद, नज़रबंद। नज़रबंदी से क्या हो गए, वो यहाँ से डिटेंशन से वो फरार हो गए। कब, 1941 में, 1941 में। अब इनके दिमाग में एक विजन था कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ है, तो इनको मुलाकात करनी थी किससे, हिटलर से। हिटलर से इनको मुलाकात करनी थी। ठीक है, और हिटलर से मुलाकात के लिए इनको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, जर्मनी पहुंचना पड़ेगा। तो जर्मनी के लिए इन्होंने यहाँ से फरार होके यात्रा शुरू की, अपनी यात्रा शुरू की। तो कहाँ गए ये, भारत से काबुल, मतलब पेशावर होते हुए गए थे, लेकिन मेजर जगह भारत से पहुंचे काबुल। ठीक है, काबुल, काबुल से पहुंचे थे मास्को, कुछ समय के लिए वापस ईरान की तरफ आए थे, और फिर आपका रूस, यूरोप होते हुए फिर पहुंचे थे कहाँ पर आपका,
मास्को, मास्को के बाद में कहाँ पर पहुंचे थे आपका? जर्मनी, जर्मनी ऐसे पहुंचे यात्रा में। और इस यात्रा के दौरान इन्होंने क्या किया था? इस यात्रा के दौरान यहाँ पर भारत से जो ये काबुल गए थे, ये गए थे मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में। मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में एक इनके दोस्त थे उत्तम, वो इनके साथी बन करके गए थे मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में। एक अवतार जी थे, वो भी उन्होंने भी इनका सहयोग किया था। सॉरी, विशेष लिख दिया मैंने। मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में, यानी भेष बदल के गए। एक मुस्लिम व्यक्ति का भेष इन्होंने धारण कर लिया, ठीक है। और साथ में गूंगे बन गए, गूंगे, ताकि बोलें तो कोई पहचानेगा, और अगर गूंगे ही बन जाएंगे तो कोई क्या पहचानेगा, भेष बदल ही लिया है। काबुल पहुंच गए, चूंकि इनके पीछे इंटेलिजेंस लगी हुई थी सारी। तो यहाँ पर ऑरलैंडो मेजोटा के नाम से, काबुल से जो मास्को गए, तो यहाँ किस नाम से गए थे? ऑरलैंडो, ऑरलैंडो मेजोटा के नाम से, मेजोटा के नाम से पहचान बदल के, मेजोटा के नाम से। और फिर आपका रूस पहुंच गए, और फिर रूस में होते हुए कहाँ पर आपका जर्मनी ये पहुंच गए, जर्मनी। तो जर्मनी बहुत मेजर चीज़ है। किससे मिलने गए हैं जर्मनी? तो जर्मनी किस वर्ष में पहुंचे? 1941 में पहुंचे। जर्मनी लिख लेना, जर्मनी 1941 में। इसी वर्ष फरार हुए, उसी वर्ष जर्मनी पहुंच गए, छिपते छिपाते भेष बदल के। जर्मनी में क्या क्या इन्होंने किया? जर्मनी में, तो जर्मनी में इनकी जो बात थी किससे थी करनी थी इनको? हिटलर से। हिटलर से मुलाकात इन्होंने की। उसका तो बड़ा ज़बरदस्त किस्सा भी बताया जाता है कि हिटलर ने अपने बहुत सारे क्लोन बना रखे थे, और किसी एक क्लोन ने आकर के इनसे पूछा, हाँ जी बताइए क्या बात है, तो इन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। बहुत सारे लोग उस बात को ये कहते हैं कि वो प्रतीकात्मक कहानी है, उस बात का कोई ऐतिहासिक तथ्य या सबूत या प्रमाण नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो असली हिटलर आया था, तब नेताजी ने उसको पहचान लिया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनको जो नेताजी का टाइटल दिया था, वो किसने दिया था? हिटलर ने। और हिटलर किसी को दुनिया में कुछ समझता नहीं था। हिटलर किसी को दुनिया में कुछ समझता नहीं था, आप सब लोग जानते हैं। उसके लिए तो ये था कि वह, उनकी जो नस्ल है वो सबसे श्रेष्ठ है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा आदमी किसी व्यक्ति को नेताजी यानी कि लीडर का, खुद से बड़ा लीडर किसी को समझता ही नहीं था हिटलर। लेकिन ऐसे में भी कोई व्यक्ति अगर लीडर का किसी को टाइटल दे, तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति की इंपॉर्टेंस क्या रही होगी, ठीक है, जिसको इस देश की राजनीति ने नकार दिया। तो क्या रहा आपका? सुभाष चंद्र बोस आपका वहाँ जाकर के हिटलर से मिलते हैं, तो हिटलर से उनकी बातचीत हुई काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से मुझे एक सेना चाहिए जर्मनी से, और जर्मनी यदि एक सेना भेज दे भारत में युद्ध के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ के ब्रिटिशियर्स को हम खदेड़ के फेंक सकते हैं। क्योंकि एक फ्रंट पर तो ब्रिटेन लड़ ही रहा है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक फ्रंट पर अगर वो भारत के अंदर लड़ेगा, तो हम भारतीयों के अंदर भी जोश आएगा, और संपूर्ण भारत फिर जर्मनी के साथ रहेगा, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के लिए तुम काम कर रहे हो। तो उस वहाँ पर नेताजी से हिटलर ने कहा कि अभी देखिए हमारे साथ में अभी जापान है, और यदि हम जर्मनी से सेनाएं भेजेंगे तो बहुत दूरी हो जाएगी, और जर्मनी से, क्योंकि यूरोप से भारत की दूरी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा आप एक देखिए, जापान की जो सेनाएं हैं ना, वो बढ़ के आपका साउथ एशिया में पहुंच चुकी हैं। आपको पता होना चाहिए, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, यहाँ सब तक धीरे धीरे उनकी सेनाएं आगे बढ़ रही थी। 1942 में पहुंची हालांकि वहाँ तक, तो 1941 में वो आगे बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि भारत की तरफ जापान बढ़ रहा है, तो आपको नेताजी जाना चाहिए जापान, तो आपको जापान जाके मिलना चाहिए, और वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो इस समय पर सुभाष चंद्र बोस क्या है, उन्होंने कहा ठीक है, जब उनका आश्वासन मिला कि जापान से हमारी मदद होगी, क्योंकि जापान, और एकदम से प्रैक्टिकल बात थी, भाई जापान क्या है, जापान नज़दीक है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिटलर ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका, इसके बाद में वो जापान गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने हिटलर को बहुत सारे प्रस्ताव रखे कि देखिए जर्मनी के लोगों ने, जर्मनी का युद्ध किसके खिलाफ है? ब्रिटेन के खिलाफ, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। तो जर्मनी ने जितने भी जगह जगह पर आपका जो सैनिक बंदी बनाए हुए थे, उनमें से बहुत सारे सैनिक जो थे वो आपका भारतीय थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा एक काम करिए, ये जो लोग हैं ये तो भारतीय हैं, ये तो ब्रिटेन के पक्ष में इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ के नेता इनको ब्रिटेन के पक्ष में लड़ाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम भारतीय ब्रिटेन के साथ में कुछ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों को ये याद दिलाया जाए कि भाई ये जो लड़ाई है ये आपके देश के हित की लड़ाई नहीं है, ये तो ब्रिटेन के अपने हित की लड़ाई है, और उस ब्रिटेन के हित की लड़ाई है जिसका प्रधानमंत्री चर्चिल हमसे ये कहता है कि आपको मैंने बताया अटलांटिक चार्टर प्रस्ताव में उसने क्या कहा, पूरी दुनिया में बेशक साम्राज्यवाद लागू नहीं होगा, लेकिन भारत इसका अपवाद होगा, यानी भारत को मुक्त करने के पक्ष में नहीं था बिल्कुल भी चर्चिल। यस।